स्वागत है आपका अपने चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम कहानी पढ़ेंगे घास वाली। पहले कहानी पर प्रश्नोत्तरी करेंगे, फिर संपूर्ण कहानी का वाचन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं घास वाली कहानी। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो मार्च 1929 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर भाग एक कहानी संग्रह जो है 1936 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुल 27 कहानियाँ हैं। रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। झारखंड पीजीटी में लगा कहानी संग्रह मानसरोवर भाग एक चैनल पर संपूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद संपूर्ण मानसरोवर भाग एक पर एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी होगी। उसके बाद हम अन्य रचनाओं को पढ़ेंगे। तो चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें नेक्स्ट क्लास आते ही, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला प्रश्न देखते हैं, घास वाली कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं। तो यहाँ पर प्रमुख पात्र में सर्वप्रथम देखा जाए तो मूलिया इसका प्रमुख पात्र है। उसका पति महावीर ठाकुर चैन सिंह जो मूलिया को परेशान करता है, महाजन है, वकील है, मुख्तार हैं, और अमले ये कचहरी का एक पद पे नियुक्त रहते हैं। उस पद का नाम अमले है। वहाँ पर मुख्तार है, वहाँ का वकील है, जिसे मूलिया घास बेचती है। तो इस प्रकार से ये इसके संक्षिप्त पात्र हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूलिया के पति का क्या नाम है। तो मूलिया के पति का नाम महावीर रहता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मूलिया घास किसके लिए निकालती थी। तो मूलिया जात की चमारन थी। उन्होंने घर पर एक घोड़ा पाला हुआ था, जिससे उसका पति इक्का चलाता था, तो घोड़े के लिए वह घास निकालती थी। अगला प्रश्न है, मूलिया की जाति क्या थी। तो मूलिया जो थी, मूलिया चमार जाति की थी। अगला प्रश्न आपका है, महावीर इक्का चलाकर कितने रुपए रोज कमाता था। तो वह 1 से 2 रुपए प्रतिदिन कमा लेता था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 2 रुपए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कचहरी में मूलिया ने किसे घास बेचा। तो वहाँ पर कचहरी में मूलिया ने वकील साहब को घास बेचा था। तो यहाँ पर सही उत्तर चैन सिंह नहीं है, यहाँ पर सही उत्तर वकील साहब है। महाजन से कितने रुपए लेकर महावीर ने इक्का खरीदा था। तो महाजन से कुल 150 रुपए उधार लेकर महावीर ने इक्का खरीदा था। घोड़े वाली गाड़ी को इक्का कहते हैं। उपर्युक्त कहानी में जवानी का नशा क्या नहीं है। जब चैन सिंह मूलिया को परेशान करता है, जब वह खेतों में घास लेने आती है, तो वह ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पर उसके ऊपर उसके सिर पे एक तरह से देखा जाए तो जवानी का नशा सवार था। तो यहाँ पर प्रश्न बना है, जवानी का नशा क्या नहीं है। तो ऊपरी तीनों क्या है, जवानी के नशा है, गर्व जवानी का नशा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, चैन सिंह पर किसका नशा था। तो चैन सिंह को जो था अपनी जवानी का बहुत गुरूर था। यहाँ उसका उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीच जाति की औरत जरा सी घुड़ की धम की लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। यह कथन से प्रश्नोत्तरी है। तो उक्त कथन किसने कहा था। तो उक्त कथन मूलिया ने कहा था, जब चैन सिंह ने मूलिया का हाथ पकड़ा था जबरदस्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, तेरा कुत्ता होता तो तेरे पीछे पीछे चलता। चैन सिंह उसे अपनी बातों में फंसाने के लिए ऐसे ऐसे वक्तों को कह रहा था। तो यह कथन किसने कहा था। तो चैन सिंह ने मूलिया से यह कथन कहा था। घास वाली कहानी में कौन सा पात्र जो रहता है आदर्शोन्मुख हो जाता है। सर्वप्रथम चैन सिंह बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का रहता था। सबको डांटना, मजदूरों के ऊपर अत्याचार करना उसका कार्य एक सा हो गया था। आए दिन औरतों को परेशान करना उसका एक कार्य हो गया था। लेकिन जब मूलिया ने उसे डांटा और उचित वाक्य कहे, तो उसका जो था पथ सही रास्तों पर चलने लगा वह, और वह आदर्शोन्मुख पात्र बन गया। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा चैन सिंह। इस प्रकार से 10-11 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपकी इस कहानी की कंप्लीट हुई। अब हम संपूर्ण कहानी का वाचन करेंगे। प्रारंभ करते हैं अगली कहानी घास वाली। मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह को अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक कुल आपकी
लगभग 24 कहानियां हो चुकी हैं। ये उसके आगे की श्रृंखला है। मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियां हैं। हम जल्द ही इस मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह को पूर्ण करके अगली रचनाओं को झारखंड पीजीटी हिंदी के रचनाओं को पूर्ण करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी का वाचन। इसके पहले कहानी पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। घास वाली मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा। क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी कि बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खींचा हुआ चिबुक कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलके, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मुख व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका कोमल सा गात इस योग्य था कि सिर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में ऐसे भी लोग मौजूद थे जो उसके तलों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते थे। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो ऊषा का प्रकाश सुनहरे आवरण से रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजले गाता हो, कोई छाता पर हाथ रखता तो पर भी मूलिया नीचे आंखें किए अपनी राह चलती आती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान? महावीर में ऐसे क्या सुरखाप के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के हृदय का सूल था। प्रभात का समय था। पवन आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था, अर्थात धूप बरस रही थी। मूलिया सिर पर झोआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह चमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी डरी नहीं, जरा भी झिझकी नहीं। झोला जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जाति में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या कि वह अपने ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। ऐसा कितने ही मौके उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ी। संघर्ष की गर्मी की चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी का अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, पर फिर सिसक रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए, इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। कहानी का दूसरा भाग। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले ना जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं।
सास ने डांटा। ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी। तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ यह क्यों नहीं कह देती कि मैं न जाऊंगी तो मेरे यहाँ घर में रानी बन के निभागना होगा। किसी को चांद नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते हुए देखा तो पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा देता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भी तो भरना जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना। जब से सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वाले की बधिया बैठ गई है। इसके कोई सेध भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लरियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था। मूल का कहना ही क्या? ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो, मगर कोई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है, कौन चिल्लाएगा? तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि चैन सिंह की आने की खबर ही न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झावा उलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुक कर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुमसे कुछ न बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जमी सी गई। घास नजर ही नहीं आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ा ही हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हैं? क्या तू समझती है कि मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर अपने ही आप हाथ आगे बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही नहीं रही। तू चला गया, तू चली गई तो मैं वहीं जाकर बैठ कर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट लूं, कभी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इसी रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना ही लाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन की सारी खोट मिट गई। अब तो यही जी में आता है तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चूल्हा लगाया तेरे किसी आए। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आए अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भाग्यवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली है। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जवान में कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है
खिलवाड़ है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पे तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं, उसे लज्जा नहीं, अपनी मर्यादा का विचार नहीं? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहां तुम न जाओगे क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए न कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाती हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी घुड़की धमकी या जरा से लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगी। कितनी सस्ता सौदा है, ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं है। मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात ही नहीं है। सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया, इसलिए न कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों में सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मूलिया इतनी वाकपटु है इसका उसे गुमान न था। मूलिया फिर बोली, मैं रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घर की लीला है। और वे औरतें जो कुछ करती हैं, कहती हैं, ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ? मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ है मैं हूँ। वह किसी दूसरी महरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग का बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ। विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल जाए, कानी हो जाऊं, तुम मेरी ओर ताकोगी भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मूलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, अच्छा नहीं होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और वह सब कुछ है। जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है और सेखी है, विषम वासना है, कटुता है, और वह सब कुछ है जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामनी के सब जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों के लिए गालियां देना, डांटना, पीटना उसकी आदत थी। आसामी थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने कान में चुस्त हो जाते थे। पर ज्यों ही उसे पीठ फेरी और उन्हें चीलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा एक जगह नाली टूट गई है, सारा पानी बाहर चला जाता है, क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता। मगर क्यारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है, उसे जरा भी फिक्र नहीं पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता है। उस औरत की उस दिन पूरी मजदूरी काट लेता है और पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता है। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर
बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गया होगा राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थरथर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नर्म भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दो, थोड़ा सा सन रखा है उसे काट दें। यह कहता हुआ कुएं की ओर चला गया। वहां 4 पुर चल रहे थे। इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए हुए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सबके सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरते हुए आते दिखाई दिए। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन भर के हो गए। अब ना आते बनता ना जाते। दोनों समझ गए आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने ही में ही चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ आओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतनी ही भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा नमक तो ले आना। बाकी दोनों मजूरों से तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ठांडस हुआ। सबों ने आकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए। पक्के छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक चारों पुर बंद हो रहे थे। जब बेर उड़ गए, ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कहीं न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या है, मैंने भी बेर खाए हैं, 1 आध घंटे का हरज हुआ है, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, और ना चाहोगे दिन भर घंटे भर का काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बात करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे हैं तो काम करने में भी जी लगता है, यही नहीं कि हरदम छाती पैर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज बहुत नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो गोबर गणेश आदमी नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा मजदूर बोलता है, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो हमारा भी धर्म है, कोई कसर न छोड़े। चौथा मजदूर कहता है, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था, 5 मील का सफर था। यूँ तो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज थी, सोचा इक्का पर चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे भी लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, झटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुर्बल हो रहा था, इक्के को गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्माई। पूछा, यह सामान क्यों बिगाड़ा हुआ है? महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुर्बल कभी न था, आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लारी के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2 ढाई 3 की मजूरी करके घर लौटता था, अब 20 आने भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ, सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच कर आप लोगों की मजूरी कर लूं, पर कोई ग्राहक नहीं मिलता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए, घास ऊपर से, अब अपना पेट ही नहीं चलता, जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 आने अपने बीघे की खेत क्यों नहीं कर लेते? महावीर से झिकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक, मैंने तो यही सोचा है, कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को आने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर 2-4 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर ले जाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर जाकर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है, हलकान हो जाता है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर।
चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 हितांगे इक्के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया, सोचने लगा कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं। उसकी निगाह एक घास वाली पर गई। सिर पर घास का झावा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मूलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल भाव कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो अधिक से अधिक 6 आने की है। मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देख के कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारिन बैठी हैं, जाओ 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फीटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुआ था, कहा, बुढ़ई के मुंह में भी पानी भर आया। अब मूलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसी उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे, मानो आंखों से पी जाएंगे। अब मूलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लड़ाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसी मुस्कुराकर रसीली आंखों से देख देख कर सिर का आंचल खिसकाकर मुंह मोड़कर बातें कर रही है। वही मूलिया जो शेरनी की तरह तड़प रही थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवान ने झटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मूलिया का घास का जावा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे हैं। उन्होंने पायदान के पास घास रखवा ली। जेब से कुछ निकालकर मूलिया को दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न प्रमुख घर की ओर चली। चैन सिंह ने पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और अपने कैबिन को का द्वार बंद किया करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाले ने बोला, कैसी बीमारी? आध घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा है। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए, तुम्हें कुछ खबर न हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने जरा देर बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे रोज 1 रुपया ले लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न आना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा है, जब मर्जी हो पकड़वा मंगवाइएगा आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटक चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिनों बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूली करके घर की ओर लपका जा रहा था, उस जगह जहां उसे मूलिया की बाह पकड़ी थी। मूलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी चली आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो, मैं तो खड़ा हूँ। मूलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आता देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता।
दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कुराकर कहा, यही तुमने मेरी बाह पकड़ी थी? चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर न जाने कौन सा भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। इस प्रकार आपसे घास वाली की कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा कि मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं समझा। मूलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और इस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में अगली क्लास में। धन्यवाद।